डियर 10th क्लास स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मुझे आपसे बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कि 10th क्लास अच्छा काम करेगी। गाए मैं मशवरे देता रहा, लेकिन मुझे आज बहुत ही खुशी हुई प्रीवियस काम चेक करते हुए कि अब 10th क्लास के बॉयज़ और गर्ल्स न सिर्फ इतना प्यारा काम पेश कर रहे हैं, इतना अच्छा होमवर्क सेंड कर रहे हैं, बल्कि अब उनकी तादाद भी मैक्सिमम हो गई है। आज मैंने देखा कि सिर्फ गर्ल्स 3 गर्ल्स और 7 बॉयज़ उनका काम मिसिंग है, यानी पूरी 10th क्लास में 10 बच्चों का। ये कुछ भी वजह हो सकती है, मोबाइल का ना होना, व्हाट्सएप पैकेज ना होना, या लाइट का ना होना, सिग्नल्स का ना होना, कोई भी वजह हो सकती है। इतने एरर्स होते हैं, लेकिन बाकी 100+ होमवर्क्स का आ जाना ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपके इस काम को सराहा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। बाकी स्कूल्स इर्द गिर्द के छोटे छोटे स्कूल्स हमारे चैनल्स लेकर अपने बच्चों को दे रहे हैं और वो उससे काम कर रहे हैं। वहाँ से उन बच्चों की कॉल्स आती हैं कि सर हम भी अपना होमवर्क आपको भेजें, तो हम कहते हैं कि भेज दें, आप ही अपना होमवर्क भेजें। आपका आज का लेक्चर है उर्दू 10th का सफ़ा नंबर 34 एक कहानी बड़ी पुरानी अफसाना है। ये अफसाना है, कहानी है। अफसाना क्या होता है? अफसाना के बारे में मैं आपको बताऊं कि अफसाना एक शॉर्ट स्टोरी होती है। ये एक शॉर्ट स्टोरी होती है, पहले भी इस पर बात हो चुकी है। ये एक मुख्तसर तरीन कहानी होती है। इस मुख्तसर तरीन कहानी में ये एक पहलू है इसका। दूसरा पहलू है, इसमें ज़िंदगी का एक पहलू बयान किया जाता है। कोई एक पहलू इसमें बयान होगा ज़िंदगी का। तेज़ी में राइटिंग भी ऐसे हो जाती है। ज़िंदगी का कोई एक पहलू इसमें बयान होगा, और इसकी जो खूबी है वो ये है कि इस एक से ज़्यादा पहलू बयान नहीं होंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा पहलू हो जाएंगे तो वो नावल हो जाएगा। फिर एक से ज़्यादा पहलू बयान होने के लिए तवालत हो जाएगी, तो तवालत जब होगी तो ये चीज़ फिर नावल कहलाएगी। आज मैंने आपको नावल और अफसाने का फ़र्क भी वाज़े कर दिया है। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। आपकी एक्टिविटी नंबर 1 मुसन्निफ़ा हाजरा मसरूर है, इनकी बहन का नाम हदीजा मस्तूर है। ये देखें, इसको बच्चे बड़े शौक से कर रहे हैं। ये मीम है आपकी, बिल्कुल स्ट्रेट लंबा लेकर आए इसको नीचे। नून को इस तरह लेकर आए और ऐसे ऊपर लेकर जाएं। वाव के इस हिस्से को कोशिश करें बड़ा बनाएं, इसी तरह हे के इस हिस्से को कोशिश करें बड़ा बनाएं। 5 से ज़्यादा दफ़ा लिख लिया करें। एक्टिविटी नंबर 2 आपका टेस्ट है भाई। टेस्ट होगा, हफ्ते में एक बार टेस्ट होगा। आप लोगों से मुझे यकीन है, मैंने आपको किसी अल्लाह का वास्ता नहीं देना है, नहीं आपको CCTV कैमरा देख रहा है, आपका ज़मीर आपको देख रहा है, और मेरा एतबार आप लोगों पर है। वो ये कि आपने हाजरा मसरूर की तसानीफ़ ज़ुबानी याद करके लिखनी है। मुझे खुशी होगी जब आप ज़ुबानी करेंगे, और आप हमेशा मेरी खुशी के लिए बड़े बड़े काम करते रहें। एक्टिविटी नंबर 3 आसान एक्टिविटी है। मुश्किल अल्फाज के मानी किताब पर ग्रीन और रेड पेन के साथ लिखें। एक तो आप ये कोशिश करें कि तमाम मानी लिखा करें। आज तो है भी कम है, अफसाना है, इतनी मानी नहीं है, लेकिन तमाम मानी लिखा करें। मुझे उस वक्त बड़ा दुख होगा जब आप इम्तिहानों के नज़दीक मुझसे वर्ड्स के मानी पूछेंगे, मैं उस वक्त भी बताऊंगा, लेकिन इतना अफसोस तो होगा ना कि इतना बोर्ड आपके लिए काला किया मैंने, नीला और काला और सुर्ख और हरा हर किस्म का कर दिया, लेकिन आपने उससे कुछ नहीं सीखा। तो रेड और ग्रीन पेन से लिखने का फ़ायदा ये होता है कि नीचे लिखे हुए भी नज़र आ रहे होते हैं, ऊपर लिखा हुआ भी नज़र आता है। नेम ज़रूर लिखा करें, बाज़ बच्चे नाम भूल जाते हैं, अलग से नाम लिख दिया करें और इस नंबर पर भेज दें अपना होमवर्क। हम आज का अफसाना शुरू करते हैं। अफसाने के मजमून, जो अफसाना उन्वान है, उसके ऊपर आपने सिर्फ अफसाना लिख देना है। आज मानी कम है, मैं साथ रीडिंग करूंगा। बूढ़े नौकर ने, बूढ़ा नौकर कौन है? घर का बूढ़ा मुलाजिम है। उसने दरवाजे में से सर निकाल कर फिर कुछ कहना चाहा। उफ़ो भाई, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें, मेरा दिमाग न खाओ, मालकन ने उसको कहा। बूढ़े नौकर ने तो सिर्फ सर निकाला, मेरा दिमाग न खाओ, ये मुहावरा है। अब देखें, दिमाग हकीकत में तो नहीं खाया जाता ना। हकीकी मानी मुहावरा क्या होता है? जिसमें अल्फाज मजाजी माने में आए, हकीकी माने में ना आए। तो मुझे तंग मत करो, मेरा दिमाग मत खाओ, मेरे घर रहना है तो जैसा मैं कहूंगी वही करना होगा। अक्सर मालिक ऐसे ही कहते हैं मुलाजिमों को, वरना दरवाज़ा बंद होते देखकर वो चुप हो गई। यानी मुलाजिम ने सर अंदर किया था, बाहर चला गया। इनका हाथ लरज रहा था मालकन का।
मालकन का हाथ जो है वो लरज रहा था, कांप रहा था। हाथ दो वजह से लरज रहते हैं, गुस्सा जब आ जाए तो तब भी आदमी के हाथ में शिवरिंग हो जाती है ये गुस्से से भी, या शायद सर्दी से बाजू का ठंड भी हो जाती है, ठंड से भी होता है। तो कोई भी इन दोनों में से कोई भी वजह हो सकती है। ठीक है, हाँ अब आगे देखें, मजीद आगे है पुरानी साड़ी सॉरी नहीं यहाँ पर नहीं है, पहले इधर आएंगे। अच्छा, तो खिड़की के शीशों पर जो कमरे में खिड़की लगी है उसके शीशों पर से पुरानी साड़ी हिंदुस्तानी औरतों का मखसूस लिबास है, इस पे ज़्यादा कपड़ा इस्तेमाल होता है। और जब ये पुरानी हो जाए तो फिर इस कपड़े को बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस तरह दरवाजे और खिड़की के पर्दे। अब जाहिर है बड़ा नफीस कपड़ा होता है, साड़ी का बड़ा कीमती कपड़ा होता है, बना हुआ पर्दा भी हटा हुआ था। अब अगर शीशों पर से पर्दा हटा होगा तो अंदर लाइट ज़्यादा आनी चाहिए, मगर फिर भी इसके बावजूद कोहर के मारे धुंध बहुत ज़्यादा थी। मौसमों में अक्सर आप देखते हैं जब शदीद सर्दी हो रही होती है, अब आपको बहुत सारी बातें ये पता चली हैं। देखें, एक पता चला मौसम कौन सा है। अब धुंध की वजह से धुंध भी आप देखते हैं सर्दी में ज़्यादा होती है। अब इससे भी पता चला दो सर्दी का मौसम है। ठीक है, इस पे मैं आगे बात करूंगा। इसके मारे धुंध की वजह से सूरज की रोशनी में कमरा अंधेरा लग रहा था। अगरचे पर्दों के शीशों के ऊपर से पर्दा हटा हुआ था, लेकिन धूप अंदर कम आ रही थी। धूप कम आने की वजह क्या थी कि वहां पर धुंध थी। धुंध में की वजह से सूरज अपनी रोशनी नहीं दे रहा था, कमरा अंधेरा लग रहा था। उन्होंने प्लास्टिक की सिलाइयों, ये देखें प्लास्टिक की सिलाइयाँ हैं, ये ऐसी सिलाइयाँ होती हैं, ये स्वेटर बुनने के लिए होती है। अक्सर दो सिलाइयाँ होती हैं, इसमें ये हिस्सा जो है ये बुना जा रहा है। ये आप बताएं ये क्या है? ये ऊन है। ठीक है, ऊन के फंदों ये जगह जो है ये उनके फंदे कहलाते हैं। जो स्वेटर जो दो सिलाइयों से बुना जाता है, जहाँ पर उसके वो टांके इकट्ठे हो रहे होते हैं, वो फंदे कहलाते हैं। वो जगह जो सिलाई पर सी जा रही है, तो उन्होंने प्लास्टिक की सिलाइयों पर ऊन के फंदों को आंख के करीब लाकर गिनना शुरू कर दिया। अब एक सिलाई जब होगी, जैसे ये एक सिलाई है, तो इस पर एक तना जब बुना जा रहा है तो इस तने के साइज के मुताबिक इसमें ये कुंडे होंगे, तो उसको गिने जाते हैं। अगर ज़्यादा करना होगा तो अगले कुंडे में इसको, अगर 20 कुंडे हैं तो ज़्यादा करना है तो अगले में 22 डाल देंगे, उससे ज़्यादा करना है अगले में 23। इस तरह अगर कम करते जाना है तो अगले में 19। ये साइज़ के मुताबिक किसी जगह को बड़ा और कम करने के लिए आंखों के करीब लाकर गिनना शुरू कर दिया। बेगम साहबा, बुढ़े नौकर ने कमरे का दरवाज़ा फिर खोला और अंदर आ गया। अब इसके हाथ में चादर में बंधी गठड़ी थी। अब उसके पास एक गठड़ी मौजूद है। ये गठड़ी कैसी है? कपड़े में बांधा जाने वाला सामान। जब आप कपड़े में सामान बांधेंगे ना, ये देखें, कपड़े में आप सामान बांधेंगे तो इसको गठड़ी कहेंगे। इस गठड़ी को, वो गठड़ी अपने साथ ले आए, इसके हाथ में थी। फिर जाने की धमकी दे रहे हो? अब बेगम साहबा ने उसको कहा, अच्छा तो आज तुम फिर अपना सामान बांध लाए और धमकी दे रहे हो, मुझे डरा रहे हो कि मैं यहां से जा रहा हूं। चलो जाओ, तुम समझते हो मेरे हाथों में दम नहीं, मेरे हाथों में दम नहीं है, मैं खुद भी काम कर सकती हूँ। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम चले जाओगे और मैं काम नहीं कर सकूंगी। मैं खुद भी काम कर सकती हूँ, हाथों में दम नहीं। फिर तुम हो किस काम के? यानी तुम किसी काम के नहीं हो। जैसा पकाते हो खूब मालूम है, तुम जैसा पकाते हो अच्छा नहीं पका सकते। मतलब इस जुमले का मतलब क्या है? इस जुमले का मतलब है कि तुम हरगिज अच्छा खाना नहीं बना सकते हो। मैं ना देखूं वो तो मैं तवज्जो देती हूं, अगर मैं तवज्जो न दूं तो कोई पेट भरकर खा सकता है। मेरी तवज्जो से सब मजे से खाना खा लेते हैं। अगर तुम बनाओ तो सब भूखे ही रह जाए, तो कोई पेट भरकर खाना ना खाए। मतलब तुम्हारे बावजूद मुझे काम करने पड़ रहे हैं और आज तुम जाने की धमकी दे रहे हो। और तुम्हारा काम क्या है? बाजार से, नंबर 1 इसी तरह आप भी लगा दे, बाजार से सौदा सलफ ला दिया, काम ऊपर हेडिंग बनाकर। तुम बाजार से सौदा सलफ ले आते हो। नंबर 2, बच्चों को स्कूल से ले आए, चले गए, ले आए। तो ये 2 काम करके तुम समझते हो घर के सारे काम निपट जाना मुकम्मल हो गए। तुम ये समझते हो कि घर के सारे काम हो गए और सारा दिन तो मैं ही मरती खपती हूँ, मरना खपना बहुत मेहनत कर रही हूँ। वाह, अच्छी धमकियां हैं जाने की। इन सब बातों पर भी तुम डरा रहे हो कि जाता हूँ, काम तो मुझे ही करना पड़ रहे हैं।
धप धप सामान फेंकने की आवाज। ये देखें, कोई भी चीज जब गिरेगी ना नीचे, कोई भी चीज जब गिरेगी तो एक आवाज पैदा करेगी। ये जो गिरने से जो आवाज पैदा होगी किसी भी चीज की, इसको धप कहा जाएगा। तो धप सामान फेंकने की आवाज आई और धप से गठरी, उन्होंने ये वाली गठरी जो थी, सामान की गठरी जो थी, ये इन्होंने फर्श पर फेंक दी। फेंक कर बख्शू मियाँ अकड़ू बैठ के, आप देखें अकड़ू बैठना क्या है, दो पांव पर जमीन पर बैठ जाना। आप ये देखें जरा, ये दो पांव है, इस तरह किसी का जमीन पर बैठ जाना, ये दो पांव पर, बाकी हिस्सा न लगना, इस बैठने को अकड़ू बैठना कहेंगे, इस तरह का बैठना। तो अकड़ू बैठ दो पांव पर जमीन पर बैठ जाना, और वो जमीन पर बैठ गए और उन्होंने क्या किया, और गठरी की गिरा खोल दी। ये गठरी है, ये इसकी गिरा है, गांठ, मतलब उसको, उसी को, कपड़े को बांध देना, गिरा लगा देना, गांठ को उन्होंने खोल दिया। खोला क्यों है, ताकि मालकन, इसकी वजह ऊपर लिख लें आप, अच्छा, मालकन सामान चेक कर ले कि मैं इस घर से जा रहा हूं, कोई चोरी ना कर दी हो मैंने, अच्छी तरह देख लो, बाद में मुझे ना कहना कि वो फलां चीज भी तुम साथ ले गए थे, इसलिए सामान चेक कर ले। लो देख लो, कुछ लेकर नहीं जा रहे तुम्हारे घर से, लेकर नहीं जा रहे, उसके ऊपर लिखें चोरी नहीं की है, बाद में ना कहना मालकन बस देख लिया, हाँ ये स्वेटर रख दो, मैंने नया बुना है। यहाँ डियर स्टूडेंट, एक चीज मैंने आपकी तरफ शुरू की थी, सर्दी की वजह से हाथ कांपना, धुंध होना, प्लास्टिक की सिलाइयां, ये भी आपको क्या साबित करते हैं, सर्दी का मौसम, ठीक है। और अभी यहां पर जो जिक्र हुआ है इस बात का कि ये स्वेटर रख दो, मतलब उसे कहा कि तुम क्या करो, स्वेटर रख दो। अब स्वेटर भी क्या होता है, चौथी चीज है, सर्दी का जिक्र है, सर्दी के मौसम का। तो आगे मैं इसका क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। तो देख लिया, हाँ ये स्वेटर रख दो, मैंने नया बुनकर तुम्हें दिया था, तुम्हें हमारी परवाह नहीं तो हमें भी नहीं, अब जो यहां काम करेगा वही पहनेगा इसे। ये देखें, कलमा मलामत है, किसी की तज़हीक करना तंग आकर, कलमा मलामत इसको कहते हैं। कितना ही ख्याल करो, यानी तुम्हारा हम कितना ज्यादा ख्याल करते हैं, कोई फायदा नहीं, लेकिन इसका फायदा नहीं, ना कदरे हो, कदर नहीं करते कि मेरा इतना ख्याल किया जाता है मगर मुझे कदर नहीं है। वो बेहद चिड़चिड़ा कर बोलती गई, बीमारी की वजह से मिजाज में जो तलखी या सख्ती आ जाती है तो इसको चिड़चिड़ा कर बोलना कहते हैं। लेकिन जब बूढ़ा नौकर गठरी बांध कर सचमुच चल पड़ा तो उनके दिल में रहम की एक लहर सी आई, तो शदीद कमजोरी का एहसास हुआ और घबराहट से खांसी उठने लगी। खांसते खांसते उनके दिल में नौकर के लिए रहम की एक लहर सी उठी, यानी ज़रा सा तरस आया। उन्होंने गर्म लिहाफ एक तरफ, गर्म बिस्तर में, अब ये क्या चीज़ है, ये अब आपकी पांचवी चीज़ है, गर्म बिस्तर कंबल। अब देखें, ऐसे अफसाने बहुत ज़्यादा टेक्निकल होते हैं कि अफसाना एक कहानी, सॉरी ऐसे MCQ, कि अफसाना एक कहानी बड़ी पुरानी में किस मौसम का जिक्र है, तो कहीं पे भी जिक्र नहीं है इस MCQ का, लेकिन सर्दी के मौसम का जिक्र है। ये कंक्लूड करना होता है हमने, यही मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवा रहा हूं कि एंटी टेस्ट इसी चीज का नाम है कि यहां पर किसी भी चीज, किसी भी मौसम का जिक्र नहीं है, लेकिन गर्म लिहाफ, स्वेटर, सिलाइयां, धुंध और सर्दी से हाथ कांपना, उससे हमने कंक्लूड कर लिया कि सर्दी के मौसम का जिक्र है। उम्मीद है ये MCQ आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आ गई होगी। तो गर्म लिहाफ एक तरफ उल्टा और स्वेटर उठाकर दरवाजे के बाहर सहन में उछाल दिया, मतलब उसे दे दिया और पुकारा, बख्शू ले जाओ अपना स्वेटर, एक दफा जो दे दिया सो दे दिया। और फिर वो खुले दरवाजे में खड़ी रह गई। बूढ़े नौकर के लिए जैसे इनका दिल पिघलने लगा, दिल में नरमी आई, तरस आया, जी चाहा इसे रोक लें, मना लें। अब ये इस उम्र में, अब यहाँ पर अब एक और चीज़ का आपको जिक्र हो रहा है कि मुलाजिम जो है वो उम्र के किस हिस्से में है, लड़का है, जवान है, नौजवान है, बूढ़ा है।
तो अब देखें ये हम कंक्लूड कर रहे हैं इससे कि वो बूढ़ा है, ये जुमलों से पता चल रहा है। अब ये इस उम्र में कहाँ मेहनत करेगा, ये बेचारा यानी मुलाजिम तो इनकी शादी से पहले इनके मियाँ के पास था, मतलब इस औरत से भी पुराना मुलाजिम है, औरत की शादी बाद में हुई है और उससे पहले यहाँ पर मुलाजिम था। तनहा भी क्या लेता, बहुत कम तनहा थी उसकी, बस पान सिगरेट का खर्च, खाना कपड़ा, दवा इलाज अगर बीमार हो जाता और सर पर छत रहने की जगह, ये चीज़ें थी उसकी, पैसे नहीं लेता था। अजीब साधुओं, ऐसे तो फ़कीर लोग होते हैं, फ़कीर का मतलब दरवेश लोग क्या होते हैं, जिनको दौलत पैसा ऐशो आराम की ज़रूरत नहीं होती, या फिर त्यागी लोग ऐसा करते हैं जो दुनिया और दुनिया की चीज़ों को तर्क कर देते हैं, उन लोगों को कहते हैं कि ये त्यागी हैं। तो इसका अजीब साधुओं और त्यागियों जैसा रवैया था इसका। नाराज़ होता तो कुछ दिन के लिए अपनी गठरी लेकर चला जाता, 2-4 घरों में रहकर और वहाँ से भी रूठ कर, बूढ़ा था, फिर यहीं वापस आ जाता बेचारा। मगर वो सोचती नहीं, कुछ कह न सकी, खांसी ऐसी मुंह भर कर आई कि वो गुसलखाने की तरफ दौड़ी। जो कि खांसी आता है तो साथ रेशा मुंह में आता है, खांस कर थूका। जब उन्होंने थूका तो बलगम खांसी के दौरान मुंह से निकलने वाला मटेरियल जो है ये बलगम कहलाता है। ये इसका बायो में इसका नाम है स्प्यूटियम इसको कहते हैं, इसको भी नोट करें। जब इन्होंने थूका तो खून की एक सुर्ख धारी, तो उन्हें उस पर खून शामिल नजर आया, उस बलगम में खून भी शामिल था। ये अलामत होती है टीबी की, फेफड़ों की बीमारी की। तो जब उनके ये ऐसा आया तो असल में उनको ये बीमारी है, टीबी की बीमारी है, और इसी ज़िमन में वो बहुत पहले अस्पताल में एडमिट भी रही हैं। तो जैसे ही उन्होंने थूका तो उनके जहन में दोबारा से वो ख्याल आया। उनको पहले भी एक दफ़ा रेल में लेकर गए थे, तो उन्होंने सोचा कि दोबारा घड़ घड़ रेल चलने की आवाज़ आ रही है। कानों में उनको इंजन सनसनाने की आवाज़ आई कि मुझे पहले भी एक दफ़ा रेलगाड़ी में लेकर गए थे जब मैं टीबी शदीद थी, तो इंजन का शोर मेरे कानों में आ रहा था, और जहन की खिड़की से झुककर देखा, दिमाग से जब उन्होंने तस्वर में देखा तो उनको दोबारा वो सैनिटोरियम वाला स्टेशन जो है तस्वर में नज़र आया। उसे टीबी का मर्ज है, इसका इलाज दूर से तफज़ा मुकाम जिसको सैनिटोरियम कहते हैं वहाँ होता है, और वो पहले भी वहाँ जा चुकी हैं। तो ये चीज़ उसके तस्वर में आई कि ये तो दोबारा मुझे वही मर्ज हो रहा है, तो मुझे दोबारा वहाँ पर दाखिल किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद की जाती है कि लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी, और अफसाना मज़े का है, आगे मज़ीद अच्छी बातें इसमें पाई जाती हैं। लेक्चर को नोट कर लें और तमाम एक्टिविटीज़ आपने व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देनी है। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।